हे गाइस, वंदे मातरम। जय हिंद। आज हम फिर से 30 प्रश्न करने वाले हैं जो कि डीआरडीओ, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल और रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये प्रश्न बताएंगे कि आप सेलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं। आप अपना लेवल देखिए और अपने आप को जांचिए, क्या ये प्रश्न आपको आते हैं। अगर नहीं आते तो भी कोई बात नहीं। आप 30-30 प्रश्न कर कर एक महीने तक अगर आप पढ़ते हैं तो सोचिए, एक महीने में 900 प्रश्न आपके दिमाग में आ जाते हैं और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। जो धूम्रपान करते हैं उस पर पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया है, किस देश ने उस पर प्रोहिबिट लगाया हुआ है। तो उस देश का नाम है ऑप्शन नंबर ए, भूटान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि गोल्ड पर्वत कहाँ पर स्थित है। गोल्ड पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो गोल्ड पर्वत आपका स्थित है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका। ठीक है, याद रखना कि देखिए सब वैसे भी अमेरिका गोल्ड के मामले में नंबर 1 पर रहता है, क्योंकि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना है। तो आप उससे याद कर सकते हैं कि गोल्ड पर्वत अमेरिका के पास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश नहीं, बी उत्तराखंड में है। ठीक है। बिल्कुल याद रखना कि उत्तर प्रदेश में क्यों होगा, उत्तर प्रदेश में तो कोई लेना ही देना नहीं है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड देखो, पर्वतारोहण संस्थान में जाना है तो उत्तर देना पड़ेगा आपको। किसी संस्थान में जब आप एडमिशन एडमिशन लेते हैं तो उत्तर देना पड़ता है ना, प्रश्न पूछने हैं। तो उससे याद रख लेना कि उत्तराखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि स्पाइडर का अध्ययन यानी कि जो मकड़ी होती हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो उसका अध्ययन कहलाया जाता है अरेक्नोलॉजी। देखो स्पाइडर क्या है ना, थोड़ी सी कड़र कड़र टाइप की आवाज, आप समझ लो कि कुरकुरी टाइप की है, मतलब कि उसके हाथ पैर एकदम करे करे से हैं। तो देखो अरेक्नोलॉजी, करेक्नोलॉजी मतलब क्रैक टाइप से, जैसे आप चींटी है ना एकदम करिक टाइप की है, तो उसी टाइप से आप समझ लो कि जो मकड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी कड़िक टाइप की हैं। तो अरेक्नोलॉजी उस चीज़ से याद कर सकते हो आप। ठीक है। अब कड़िक मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको कि कड़िक क्या होता है। जैसे चींटी हैं, केकड़े हैं, इनकी जो बॉडी है वो एक अलग टाइप से होती है, तो उसी टाइप से आप मकड़ी को भी रख सकते हो कि अरेक्नोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य ने, जो आप आधार कार्ड देखते हो ना, वो पहला किस राज्य ने बनाया था। ठीक है। तो वो पहला देखो महाराष्ट्र राज्य ने बनाया था। देखो महाराष्ट्र, इसको याद करना है कैसे कि महाराष्ट्र, भाई राष्ट्र है, महा है, तो सबसे पहले आधार कार्ड भी वहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। ठीक है। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। तो हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। देखो किसी भी द्वीप में जाओगे तो खाने के लिए खाना पकाना पड़ेगा ना। तो खाने के लिए क्या, यानी कि जेम्स कुक, मतलब कि हवाई द्वीप, हवा से वो गया था, किसी हवाई जहाज में बैठ के किसी द्वीप को उसने खोजा और उस द्वीप पे जाके उसने खाना बनाने की कोशिश की, यानी कि जेम्स कुक। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। ठीक है। 7वां प्रश्न करते हैं, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है। एक चाय की चाय का उलंग प्रसिद्ध चाय कहाँ पे पैदा की जाती है, यानी कि चाय का एक प्रकार है उलंग। वो पूछा है कि कहाँ पर पैदा होती है। तो ये जो है ना, ये हमारे भारत में नहीं पैदा होता, ये होता है ताइवान में। ठीक है। उलंग चाय, देखो ताई लोग बहुत सारी चाय पीती हैं, तो वहां से याद कर सकते हो कि हरियाणा में उल्लंगजा अलंगजा टाइप का बोलते हैं, तो उलंग चाय जो है वो ताई लोग पीते हैं। और ताई भाई हरियाणा में लोग ताई भी बोलते हैं, ताऊ भी बोलते हैं, तो वहां से याद कर लेना कि उल्लंग चाय ताइवान में पैदा की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। देखो ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के पास लेके जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो कम से कम इन क्वेश्चन को तो देखिए, कुछ तो आपके दिमाग में बैठेगा। और हो सकता है, देखिए किसी भी एक प्रैक्टिस सेट को अगर आप लगाते हैं, मान लीजिए जीके के 30 प्रश्नों को लगाते हैं, तो उस 30 प्रश्न में से आप मान लीजिए कि हर एक प्रैक्टिस सेट में से आपको एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर आप मान लो कि 30 प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं जीके जीएस के, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके 50% मार्क्स बन सकते हैं। और अगर आपका नसीब अच्छा है तो 100 के 100 यानी कि 30 के 30 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो वो 10 20 50 नहीं, पता नहीं कितने हजार सेट, वो यानी कि 30 30 क्वेश्चनों के जीके के वो कई हजार सेट बना लेते हैं। इसलिए आप देख रहे हो कि सीजीएल, सीएचएसएल, यहाँ तक कि जो भी परीक्षाएं होती है उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो वो यही कारण है। ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है आपका 1975। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। और 1975 से आप एक चीज और याद कर सकते हैं कि देश के अंदर आपातकाल लगा था। ठीक है। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम है? देखो मनी प्लांट तो ये है कर्नाटक बैंक का। ठीक है, कर्नाटक बैंक का। इसमें कोई ट्रिक बैठ नहीं रही है। देखो नाटक करते हैं मनी प्लांट के लिए, देखो मनी का प्लांट किसी को बैठाना, वो नाटक कर रहा है, सिर्फ इतना याद रख लेना। ठीक है, तो अब हम आगे पहुंचते हैं। आगे देखो ये 10वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा कब लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा जो है आपका वो 999 यानी कि 1999 यानी कि 1999 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? ये एक थ्योरी है बिग पुश थ्योरी, वो किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है आर राडन ने दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आर राडन ने दी थी। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट में भी दिया करो ताकि आपको याद हो। अगर नहीं याद है तो भी आप गलत सलत कुछ तुक्का मारो, और फिर बाद में अगर वो सही हो जाता तो आपको एक एक्साइटमेंट मिलती है, आपको वो चीज़ याद होती है। और अगर गलत है तो ऑटोमेटिक सही देख के फिर याद रहता है। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम आपने कोई पेपर दिया था, अगर आपने उसमें से कोई जीके का प्रश्न गलत किया और वो बहुत दिल से आपने प्रश्न किया था, और घर आकर अगर आप देखते हो अगर वो प्रश्न गलत होता है तो लाइफ टाइम वो प्रश्न आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बिग पुश थ्योरी आपको पता चल गया कि किसने दी थी, तो ये आर राडन ने। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन, देखो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय यानी कि कांग्रेस में कब इंडियन एसोसिएशन मिल गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका 1886 में ही ये दोनों मतलब एक हो गया था। ठीक है, 1886 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? तो ब्रेक डाउन प्लान जो है वो है आपका लॉर्ड बेवल यानी कि ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। ठीक है, बहावी आंदोलन के प्रणेता यानी कि बहावी आंदोलन का जो प्रमुख थे वो कौन थे? तो बहावी, इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है। बहावी आंदोलन का प्रमुख जो थे वो थे आपके सर सैयद अहमद बरेलवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं कि सफ़ेद फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है, यानी कि किस चीज़ में रखा जाता है? तो सफ़ेद फॉस्फोरस को आपको याद रख लेना कि पानी में रखा जाता है। ठीक है, सफ़ेद फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। आप मिट्टी का तेल मत लगाना, क्योंकि मिट्टी का तेल में भी रखा जाता है फॉस्फोरस, लेकिन जो सफ़ेद फॉस्फोरस होता है उसको पानी के अंदर रखा जाता है। इसे याद रख लेना कि पानी का रंग एक तरीके से मान लो आप सफ़ेद है, और सफ़ेद फॉस्फोरस को हमेशा पानी में रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में आया था, आरपीएफ एसआई में आया था, ग्रुप डी में भी आया था, और यहाँ तक कि आरआरबी जेई में भी ये प्रश्न बना था कि द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है, सॉरी मैंने गलत बता दिया कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक आई थी, और ये द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो दोनों ही बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के कुछ जो लेखक है ना वो हैं आपके मेघनाथ देसाई। ठीक है, मेघनाथ देसाई। आप इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू मत कर देना, ठीक है, क्योंकि वो अलग हो जाता है। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो है मेघनाथ देसाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? देखो राज्य लिखा हुआ है, आप इसको संभल के पढ़ना कि राज्य का निम्न सदन पूछा है, तो राज्य का निम्न सदन जो होता है यानी कि वो होता है आपका विधानसभा। ठीक है, राज्य का निम्न सदन जो होता है वो होता है आपका विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, देख लीजिए कि लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का जो मत होता है ना उसको निर्णायक कहा जाता है। क्योंकि जब दोनों तरफ वोटिंग बराबर होती है तो एक एक इनके पास वोट होता है जो कि ये या तो इस पाले में या उस पाले में रख सकते हैं, वो कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, इसलिए इनके मत को निर्णायक मत कहा जाता है। 19वां कहाँ गया?
19वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार, कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? इसमें होते हैं आपके जितने एक सप्ताह में दिन होते हैं, यानी कि 7 दिन। आप याद रख लेना कि राज्यसभा में जो लोक लेखा, जो सार्वजनिक लेखा की समिति होती है, उसमें 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? आपको पता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो हर 2 साल में लोग, कुछ लोग रिटायर करते हैं, 2/3 लोग रिटायर कर जाते हैं, और लेकिन जो लोकसभा का अ, अ, कार्यकाल है वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। देखो दोस्तों, जो राज्यसभा है वो आर्टिकल 80 में आता है, और राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 यानी कि 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना क्योंकि ये पूछता है। ठीक है, और राज्यसभा में टोटल जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 250, और वर्तमान में उसमें 245 हैं। ठीक है, तो मैंने राज्यसभा से थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया। फिलहाल के लिए लोकसभा में 5 वर्ष से घटाकर कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया। यह किस संशोधन से किया गया? तो यह किया गया आपका 44वां संशोधन। ठीक है, इसको याद कर लेना। 44वां संशोधन, 44 यानी कि देखो 2 बार 4-4 हैं। लोगों ने कहा कि 4-4 कर दो, लेकिन 6 वर्ष से 5 बार हो गया। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना कि लोगों ने कहा 4-4 वर्ष कर दो, केवल 4-4 वर्ष, लेकिन जो संशोधन करने वाले थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, 6 से हम 5 ही वर्ष करते हैं। ठीक है, तो इससे याद कर लेना। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है। आप, हो सकता है कि आप राष्ट्रपति पे जाओ, लेकिन राष्ट्रपति नहीं है, इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ठीक है, जो देश का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो राष्ट्रीय, जो तीनों सेनाओं का भी प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि बेसिलिका ऑफ, गर्मी बहुत है, बेसिलिका ऑफ जीसस ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो आप इसको बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मुंबई। यह मुंबई में स्थित है। ठीक है, ध्यान से इसको दिमाग में बैठाइए कि बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ पर है। ये एक चर्च है जो पूछा गया है, तो ये चर्च मुंबई में है। हालांकि आप इसको सोचोगे गोवा में, क्योंकि गोवा में सबसे बड़ा चर्च है, लेकिन नहीं, यह चर्च जो है वो मुंबई में है। ठीक है, 22 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये 22 क्वेश्चन फिर से वही ऊपर है। देखो 23वां क्वेश्चन करते हैं कि ईमेल के खोजकर्ता कौन थे? तो सबको पता है कि मार्टिन कूपर, ईमेल के जो खोजकर्ता थे वो मार्टिन कूपर थे। शायद मैं गलत बता रहा हूँ, ईमेल के खोजकर्ता मार्टिन कूपर नहीं थे। मार्टिन कूपर शायद फोन, जो सेल फोन यूज करते हैं उसके खोजकर्ता थे मार्टिन कूपर। जो ईमेल के खोजकर्ता थे वो थे शिवा अय्यादुरई। ठीक है, शिवा अय्यादुरई थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 24 का, दुबई की मुद्रा क्या है? देखो मुद्रा, करेंसी, कैपिटल, ये बहुत पूछा जाता है, तो दुबई बहुत ही आसान है। ये तो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल मुश्किल पूछ लिए जाते हैं। आगे जब मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, प्रश्न आपके सामने लाऊंगा, तो मैं कैपिटल करेंसी की पूरी ले आऊंगा जो कि पूछे गए हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दुबई की मुद्रा क्या है वो आपको बतानी है कि दुबई की मुद्रा दिरहम है। देखो द से दुबई, द से दिरहम। देखो दुबई में जो है ना वो मरहम बहुत अच्छा मिलता है, आप ये याद रख लेना। मैं आइडिया बता रहा हूँ, ट्रिक, कि दुबई जो है लोग बहुत जाते हैं, और वहाँ पे जो लगाने वाला मरहम है ना वो बहुत मिलता है, तो दिरहम मरहम, दिरहम मरहम, इससे याद कर लेना। ठीक है, लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? देखो फिर से एक पुस्तक आ गई है, लास्ट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड के लेखक आपके हैं मुकुल राज आनंद। ठीक है, सलमान रुश्दी नहीं है, मुकुल राज आनंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं? खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। ये खिलाड़ी माइकल शूमाकर आपके जर्मनी के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन अगले पेज पे है। दूरी के साथ, शायद इसका ऑप्शन कट गया है। ठीक है, मैं इसको आपको आंसर बता देता हूँ कि दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है। मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि दूरी के साथ स्थान का जो परिवर्तन है वो कहलाता है आपका विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी, दूरी के साथ अगर
स्थान भी चेंज हो रहा है तो वो विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। और विस्थापन क्या होता है कि मतलब कि सबसे मिनिमम दूरी दो जगहों के बीच एक ऐसी दूरी जो शॉर्टेस्ट दूरी हो उसको विस्थापन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका एलपीजी के प्रमुख जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। भूमध्य सागर, एलपीजी का मतलब आप नहीं समझ पाए होंगे, तो एलपीजी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और मतलब कि प्राइवेटाइजेशन, ये 3 शब्द मिलके एलपीजी बना था। तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप फिलहाल अभी इतना आप याद रखिए कि वो सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं, ये ग्लोबलाइजेशन के लिए एलपीजी बोला जाता है। उसके जो थे उदारी उसी में उदारीकरण भी आता है, तो उसी के जो हेड थे वो थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने ये प्रारूप दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीप को छूती है। भूमध्य सागर की सीमा जो है वो 3 महाद्वीपों को छूती है, ठीक है। भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया। बहिष्कृत भारत पत्रिका पत्रिका को किसने प्रारंभ किया, यानी कि बहिष्कृत भारत। अब आप बताइए ऑप्शन में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय। आप इसका कमेंट भी करते रहिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। बहिष्कृत भारत पत्रिका पत्रिका को लॉन्च किया था वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है। देखो ये भी स्टैटिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके इसको हर सेट में निपटाते जाइए कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखिएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा कि 27 साल तक वो भारत बार बार आक्रमण करता गया और उसके बाद वो अंत हो गया उसका। क्वेश्चन नंबर 33 है कि व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है। तो व्यावसायिक कर आपको राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि आप किसी भी राज्य में काम कर रहे हैं तो उस राज्य की सरकार आपके ऊपर व्यवसाय का कर लगाती है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व आपका है हाइड्रोजन, ठीक है। इसको तत्व में भी ले लेते हैं और मतलब कि ये एक स्पेशल ही कंडीशन में पाया जाता है हाइड्रोजन, ठीक है, जो आवर्त सारणी का पहला तत्व है। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ पर है। वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो वस्त्र पार्क यानी कि कपड़े का पार्क आपका है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में वस्त्र पार्क है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला कौन सा कलाकार था। तो मयूर सिंहासन का जो बनाने वाला कलाकार था वो था बे बादल खां। देखो मयूर सिंहासन पे बैठ के आप गार्डन में बैठे हुए और बादलों को देख रहे हो, इसे याद कर लेना कि मयूर सिंहासन का निर्माण जो किया था वो किया था बे बादल खां ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है। तो विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 सदस्यों 1/3 भाग के का जो विधानसभा से चुनकर आते हैं, ठीक है। विधान परिषद जो है आपका राज्य का होता है, ठीक है। वहाँ विधानसभा से 1/3 लोग जो है वो चुनकर आते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक बताया गया है। तो धन विधेयक आपका बताया गया है अनुच्छेद 110 में। देखो 110 रुपये आप याद कर लेना कि कोई आप तेल के डब्बा लेने गए या कुछ लेने गए तो 110 रुपये का था। तो उससे याद कर लेना कि जो विधेयक भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद, धन विधेयक, धन मतलब 110 रुपये, बस इतना याद कर लेना। तो आज के लिए ये 38 क्वेश्चन थे। अब आप देखिए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन को सही बताया, कितनों को गलत बताया। अगर गलत बताया तो कोई बात नहीं, आपको वो क्वेश्चन याद हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।